गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं इंडिया एंड सिक्योरिटी काउंसिल, भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा। और उसमें हमने अब तक जो आधार किए थे, जिनके आधार पर सुरक्षा परिषद में भारत का दावा उचित ठहराया गया था, वो एक बार हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर था विश्व शांति में भारत का योगदान। नेक्स्ट, विश्व दायित्व को निभाना। थर्ड नंबर पे नाभिकीय मामलों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण। चौथे नंबर पर साम्राज्यवादी विरोधी नीति को अपनाना। नंबर 5, अमानवीय कृत्यों का विरोध करना। नंबर 6, आतंकवाद का विरोध। नंबर 7, मानव अधिकारों का रक्षक। नंबर 8, शोषण विरोधी विचारधारा। नंबर 9, विश्व सरकार की संकल्पना पर बल। और नंबर 10 था विश्व जनसंख्या में भारत की भागीदारी, कि चीन के पश्चात भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और वर्तमान में विश्व की जनसंख्या जितनी 7 अरब हो गई है। और इसी स्थिति में भारत जैसे देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान देने से संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे मुंह फेर सकता है। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, वो है एक व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था, सिस्टमैटिक पॉलिटिकल ऑर्डर। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का इसलिए भी दावेदार है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अत्यधिक व्यवस्थित है। भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश है। भारतीय राजनीति पारदर्शिता को कभी भी संदेह के घेरे में नहीं रखा जा सकता, चाहे अफ्रीकी देशों से संबंधित मामले हों अथवा इराक, इजराइल, फिलिस्तीन अथवा अन्य मामले हों। सभी विषयों पर भारत ने अपने मंतव्य को स्पष्ट रखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है सामूहिक कार्यवाही का पक्षधर, सपोर्टर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन्स एक के ऊपर आक्रमण, सब के ऊपर आक्रमण। पिछले वर्षों के इतिहास में हमें और भारत के इतिहास में ये रहा कि क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कभी भी पीछे नहीं हटा। चाहे ईरान इराक युद्ध हो, चाहे अफगानिस्तान समस्या तथा चाहे लीबिया की समस्या हो, भारत का जो रुख था वो स्पष्ट था, अराजकता की नीति को समाप्त करने का था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत विश्व में भाईचारे के अटूट संबंधों को रखना चाहता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि 13वें नंबर पर है, अनोखी मानवीय पूंजी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्सेज। भारत इसलिए भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा पेश कर सकता है क्योंकि भारतीयों ने विश्व स्तर पर अपनी अनोखी पहचान बनाई है। संपूर्ण विश्व में सफल चिकित्सक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, शिक्षक तथा ईमानदार श्रमिक के रूप में भारत जो है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है अन्याय का विरोधी, अगेंस्ट इनजस्टिस। भारतीय जनता पूर्ण रूप से विश्व न्याय की पक्षधर रही है। हमारी विदेश नीति में स्पष्ट किया गया है कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा से कार्य करेंगे और विश्व में कहीं भी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा उत्पन्न अगर होता है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। इस प्रकार की स्वच्छ छवि के कारण भारत सदैव न्यायप्रिय रहा है। इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखना किसी भी रूप में उचित नहीं है। भारत का दावा जो है वो उचित है। 15 नंबर पर पॉइंट आता है हमारा उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल एटीट्यूड। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उसका दृष्टिकोण अपनाया गया है वो उदारवादी दृष्टिकोण उसने अपनाया है, जिसके कारण पश्चिम देशों ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगर हम बात करें एक संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन की, तो उसमें विश्व निवेश 2009 में विश्व पटल पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति का समग्र आकलन किया गया है और इससे भारत की उत्साहवर्धक स्थिति बनी हुई है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आकर अपने उपक्रमों का धन कमा रही है। आज भारत 10 अग्रणी राष्ट्रों में अपनी पहचान बनाए हुए है। उदारवादी दृष्टिकोण से भारत ने आर्थिक क्षेत्र में लगातार व्यापक सुधार किया है और वो अब भी जारी है। हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र किसी विवशता अथवा दबाव के कारण नहीं अपनाया गया है।
बल्कि यह भारतीय लोगों की इच्छा का प्रतिफल है। संप्रदायों तथा भाषाओं का ये देश है, परंतु बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व पर आधारित है। देश में विश्व के सबसे बड़े आम चुनाव होते हैं। मतदान के अधिकार में केवल एक आयु सीमा है। देश के सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु के पश्चात वोट देने का अर्थात मतदान का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके पद को ध्यान में रखे बिना केवल एक मत देने का अधिकार है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। लोकतंत्र की यह शासन प्रणाली होती है कि जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इसी आधार पर यदि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा पेश करता है तो क्या गलत करता है? उसे स्थायी सदस्यता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है स्वच्छ तथा स्पष्ट विदेश नीति, नीट एंड क्लीन फॉरेन पॉलिसी। भारत विलक्षणता और विविधताओं वाला देश है। भारत की नीतियों में पूर्णता, कपट, चालाकी, बेईमानी नहीं है। भारत की कथनी और करनी में भी कोई अंतर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सदैव बिना किसी दबाव के अपने विचार अभिव्यक्त करना आता है और उसने किया भी है। सभी मामलों में गुण दोष के आधार पर पक्ष तथा विरोध में उसने मत दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि साफ सुथरी व एक निश्चल राष्ट्र की रही है। विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए समस्त मनोयोग और दायित्व से वो जुटा हुआ है। विश्व के सभी राष्ट्र सुखी और संपन्न हो, यही भारतीयों की मंगल कामना होती है। हम बात करें वसुधैव कुटुंबकम की, तो उस पर आस्था रखने वाले भारत ने कभी भी अन्याय तथा बर्बरता का समर्थन नहीं किया। यदि भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है तो यह विश्व कल्याण के हित में होगा। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है उत्कृष्ट संस्कृति। भारत ने विश्व को एक उत्कृष्ट संस्कृति दी है। अफ्रीकी देशों तथा अन्य सभी विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक आकांक्षा है कि भारत विश्व रंगमंच पर पिछड़े तथा निर्बल राष्ट्रों की अगुवाई करे। अतः विश्व जनमत को भारत की सत्यनिष्ठ भावनाओं का समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। भारत उत्कृष्ट संस्कृति और शांति का अद्वितीय प्रहरी, यथार्थ स्वप्न में भी किसी राष्ट्र का अहित तथा अमंगल के विषय में सोच भी नहीं सकता। संपूर्ण विश्व में सुनिश्चित शांति तथा यहाँ के नागरिकों का चहुमुखी विकास हो, यानी सभी विश्व के नागरिकों का चहुमुखी विकास भारत की कामना है। विश्व में भारत की छवि सर्वश्रेष्ठ तो है ही, और वहाँ के नागरिकों का चहुमुखी विकास जब करने की इच्छा भारत रखता है तो इसका तात्पर्य है कि यह छवि एक तानाशाह की ना होकर वैभवशाली तथा धर्मनिरपेक्ष सरकार की है या राज्य की है। तो निसंदेह भारत की इन आकांक्षाओं पर कोई भी शंका व्यक्त नहीं कर सकता। हम बात करें 19वें पॉइंट की, तो वो है आध्यात्मिक चिंतन शैली, स्पिरिचुअल मेडिटेशन स्टाइल। भारत की संस्कृति का विकास ही नहीं हुआ है, बल्कि भारत ने अपने आध्यात्मिक चिंतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की संस्कृति में आध्यात्मिकता का समावेश पाया जाता है, यानी भारत चाहता है कि विश्व में आसुरी शक्तियां तथा प्रवृत्तियों का विनाश हो तथा सद्गुणी समाज का निर्माण हो। भावी क्षमताओं तथा भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन को देखते हुए सर्वधर्म संबंधी विचार केवल भारत में ही विश्व को प्रदान किए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारत, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक देश है और भारत ने विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। भारत ने अनेक राष्ट्रों में अपनी शांति सेना भेजकर विश्व शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। हम कह सकते हैं कि निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। भारत ने 5 बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करके निर्णायक भूमिका निभाई है और 1968 में अकडाड का सम्मेलन भारत में बुलाकर इसके प्रति निष्ठा का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के चेयरपर्सन रह चुके हैं।
अर्थात भारतीय प्रतिनिधि विश्व तथा पंडित पहली भारतीय महिला थी। विजयलक्ष्मी पंडित जिसका नाम था, तो वह पहली भारतीय महिला थी जो महासभा का सभापतित्व कर चुकी हैं। डॉक्टर आर.एस. पाठक और डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में हम बात करें एक शांति सेना की, कि शांति सेना में लेफ्टिनेंट जनरल नाम्बियार की कमांड में भूतपूर्व यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन की विश्व भर में प्रशंसा हुई थी। भारत ने सोमालिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, अफगानिस्तान, साइबेरिया, अंगोला आदि में शांति सेनाएं तथा पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक सहायता की है। वर्तमान में भी भारत अफगानिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें कि भारत ने एक बटालियन टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ अंगोला बेसिफिकेशन मिशन पर जुलाई 1995 में भेजी थी। नवंबर 1967 से 97 के दौरान लगभग 1100 भारतीय सैनिक स्टाफ अधिकारी वेरिफिकेशन मिशन पर जुलाई 1995 में भेजे गए थे। नवंबर 1976 के दौरान हालात इस प्रकार के बने कि लगभग 1100 भारतीय सैनिक स्टाफ अधिकारी और सैनिक जो पर्यवेक्षक थे वो संगठन में एकत्रित हुए, शामिल हुए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र खाड़ी मिशन पर थल सेना बटालियन भेजी, जिसमें 800 की टुकड़ी और एक आंदोलन नियंत्रण यूनिट शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 12 नवंबर को सामूहिक कार्रवाई की गई थी, जिसमें 28,000 से अधिक सैनिक गैर सैनिक कार्यरत थे और जिनमें भारत ने 56,000 कर्मचारी मुहैया करवाए थे। सैनिक कार्रवाई के संबंध में हम बात करें या हम वैसे करें कि समस्त विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 सामूहिक कार्रवाइयाँ की गई हैं और जिसमें 80,000 से अधिक गैर सैनिक तथा सैनिक कार्यरत थे, जिसे भारत ने 56,000 कर्मचारी मुहैया करवाए थे। सैनिक कार्रवाई के संबंध में हम ये कहेंगे कि पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 से 8 सितंबर 2000 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने और संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना करने के, सुधार करने के तथा निर्माण करने के लिए नई वैश्विक पहल करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष प्रस्तुत करते हुए ये कहा गया था कि राज्य जो है वो विश्वव्यापी है और परमाणु निरस्त्रीकरण पर उन्होंने बल दिया है। इसके अतिरिक्त भारत ने समस्त विश्व को गुट निरपेक्षता की नीति तथा उस समय दी गई तीसरे विश्व के युद्ध पे जब विश्व खड़ा था तब भारत ने शीत युद्ध को कम करने में अहम भूमिका निर्वहन की। इसके अतिरिक्त विश्व शांति का अनुसरण करते हुए पंचशीलता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत दिया, साम्राज्यवाद तथा रंग भेद के विरुद्ध खुलकर आवाज बुलंद की। सहअस्तित्व का सिद्धांत दिया, साम्राज्यवाद और रंग भेद के विरुद्ध में खुलकर आवाज बुलंद की। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं ऊपर लिखित तथ्यों के द्वारा या जो हमने बात की उनके आधार पर कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो भारत की अपेक्षा पूरे विश्व को अधिक लाभ होगा। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान प्रदान किया जाता है तो इसे विकासशील और तीसरी दुनिया के राष्ट्र आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की सुरक्षा करने के साथ साथ विश्व शांति में भी अपना योगदान दे सकेंगे तथा विश्व में क्षेत्रीय आधार पर समानता भी स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहेगा। वर्तमान में भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और यह विश्व में विकासशील राष्ट्रों की उचित प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्यता करने के बाद किया जा सकता है। भारत ने सदैव विश्व को समानता का पाठ ही नहीं पढ़ाया बल्कि इसको चरितार्थ भी किया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उदारीकरण वैश्वीकरण से एक हो गई है, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से भी सोच में परिवर्तन करने की
आवश्यकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है और आज के सदस्यों की संख्या भी 193 तक पहुंच गई है। क्षेत्राधिकार में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अंत में ये कहने में हमें संकोच नहीं है कि यदि भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है तो ये भारत के हित में कम, विश्व में अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। अतः अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर ये प्रयास करने चाहिए कि भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।